आगामी परीक्षा को देखते हुए आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग के VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? डायरेक्ट आप लोग को ये आंसर बताया जाएगा कि भगत सिंह की फांसी जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और इनके साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। सारा आप लोग को मटेरियल आज दिया जा रहा है ताकि आप लोग अपना नंबर पक्का कर सके। भगत सिंह के अनुसार क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? देखिए, क्रोपोटकिन जो हैं वो अर्थशास्त्र के भगत सिंह के अनुसार विद्वान हैं। देखिए, भगत सिंह ने प्रिंस क्रोपोटकिन को अर्थशास्त्र से जुड़ा महान विचारक माना है। किसे कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर या मोहन राकेश? तो कालिदास पुरस्कार से जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया है और उन्हें साहित्यिक योगदान के लिए कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर कर देना है। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ये चैनल और भी ग्रो कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? तो बोलते क्षण से ओ सदानीरा शीर्षक निबंध पुस्तक जो है उद्धृत है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन है? तो क्वेश्चन का आंसर आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलिएगा कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, हरबंश सहाय और अनुग्रह नारायण सिंह। तो देखिए, जो गांधी जी को बुलाने वाले थे वो राजकुमार शुक्ल थे, लेकिन सलाहकार पूछे तो हरबंश सहाय जी थे। जो चंपारण आंदोलन के समय हरबंश सहाय गांधी जी के प्रमुख सलाहकार थे। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार में तो गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये गंडक नदी जो है वो नारायणी नदी के नाम से गोरखपुर के क्षेत्र में जाना जाता है। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे थे? सारिका, ज्ञानोदय, कल्पना या हंस? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करते चलना है। इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे हैं। वारिस शीर्षक रचना के लेखक कौन है? वारिस के जो रचनाकार हैं वो मोहन राकेश है और वारिस मोहन राकेश का प्रसिद्ध रचना भी है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है सिपाही की माँ में? सिपाही की पत्नी, सिपाही की बहन, बिस्नी की पड़ोसन या सिपाही की माँ? तो आप लोग अगर सिपाही की माँ अगर कहानी पढ़े होंगे तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दे सकते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी जो है उसमें कुंती कौन है। आप लोग सोचकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, इसका जो आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये बिस्नी की पड़ोसन थी। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, कविता है, नाटक है या निबंध है? देखिए, प्रगीत और समाज जो है एक निबंध है। प्रगीत और समाज एक वैचारिक निबंध है। सारा प्रश्न जो आप लोग को मिलेगा इम्पोर्टेंट मिलेगा, जो आप लोग को एग्जाम में हूबहू आ सकता है। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देखना है और शेयर भी जरूर करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11, 12, 13 या 14? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या जो होता है 11 होता है। 11 स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है। निम्नलिखित में से आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष वर्ण कौन सा है इसमें? तो इसमें से ट जो है
आघोष वर्ण है। ट आघोष व्यंजन है क्योंकि इसका उच्चारण जो स्वर तंत्रिका कंपन नहीं करता है। ट जो है उसमें उच्चारण तंत्रिका जो है कंपन नहीं करता है, लेकिन और सब जितना भी शब्द है उच्चारण तंत्रिका जो है वो कंपन करता है, लेकिन जो ट जो है वो कंपन नहीं करता है, इसलिए उसे आघोष वर्ण भी कहा जाता है। जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? सम्मेलन, समाज, समूह या भीड़? तो इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि जहां लोगों का मिलन होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है? पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? पॉकेट मार शब्द जो है वो एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष से पॉकेट प्लस मार यानी पॉकेट मार, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह किस कारक का उदाहरण है? साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह किस कारक का उदाहरण है? आपादान, अधिकरण, संप्रदान या करण? तो देखिए इसमें से संगति से जो है वो करण से आता है। से यहाँ पर संगति से जो है वो करण से जो आता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो करण कारक होता है। घर बसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मकान बनाना, परिवार बढ़ाना, विवाह करना या घर छोड़ना? तो देखिए इसका जवाब भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा, अब समय बहुत ही कम है, आप लोग जितना कमेंट कीजिएगा उतना ही आप लोग को याद रहेगा घर बसना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। कृपा शब्द का विशेषण क्या होता है? कृपा शब्द का विशेषण क्या होता है? कृपामय, कृपालु, कृपाशील या कृपाहीन? तो कृपा शब्द का विशेषण कृपालु होता है। कृपालु इस प्रश्न का आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग का प्रकाशन के समय उनकी आयु कितनी थी? देखिए रामधारी सिंह दिनकर जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, उनके पुस्तक प्रणभंग के समय उनकी आयु क्या थी? तो देखिए उनकी आयु जो था 21 वर्ष के मात्र दिनकर जी थे। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था? रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था? बिल्ली, टीटी, बच्चा या चूहा? तो देखिए उसमें टीटी था। टीटी उस रोज शीर्षक में टीटी था, इसलिए टीटी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। रोज पाठ में टीटी पलंग के नीचे गिर पड़ा था। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, यह कथन किसका है? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन जो है वो भगत सिंह का है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी दर्शन को दर्शाता है। यह विचार भगत सिंह के क्रांतिकारी दर्शन को दर्शाता है। जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उसे क्या कहा जाता है? जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या तत्सम शब्द? तो जिस शब्दों का खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? तत्सम, देशज, विदेशज या विदेशी? तो जो इसको पकड़ने के लिए एक आप लोग को ट्रिक दे रहा हूँ कि जो भी आप लोग को संस्कृत में शब्द लगे वो तत्सम होता है। संस्कृत में शब्द जिसे आम्रा जो है, आम्रा एक संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत जहाँ भी देखिए आप लोग को तत्सम करना है। आम्र तत्सम ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? तो ध्वनियों के मेल से बनने वाला सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द इस प्रश्न का आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, अव्यय का या विशेषण का? तो इसमें से अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है। अव्यय शब्द में लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। काल के कितने भेद होते हैं? देखिए ये बहुत ही हल्का सवाल है, इसका जवाब को आप लोग को जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा वो हम जानेंगे कि आप लोग तैयारी सही दिशा में कर रहे हैं। तो कितने लोगों की कमेंट कर रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि काल के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो काल के कितने भेद होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
उसने राघव को मारा था, यह किस काल का उदाहरण है। उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर था है, तो था जो होता है वो भूतकाल होता है। राघव को मारा था यानी कल मारा होगा, परसों मारा होगा, मतलब कि जो बीत गया वो भूतकाल हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थ या संयुक्त। देखिए मोहन मुझसे किताब लिखवाता है यानी प्रेरणा से ओतप्रोत है। जब कर्ता किसी काम को करवाता है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए वह पुरुषवाचक हो जाएंगे। हम अपने आप के लिए कह रहे हैं कि मैं, तो मैं एक पुरुष हूँ और पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप ही चला जाऊंगा, आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ कि आप ही चला जाऊंगा, तो ये हम निजवाचक के लिए बोल रहे हैं और यहाँ पर आप ही आत्मबोध करता है इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है। यह किस कारक का उदाहरण है। संबोधन, करण, आपादन या अधिकरण। तो भगवान से हम विनती कर रहे हैं कि हे भगवान हमें रक्षा कीजिए, तो हम किसी को हम संबोधन कर रहे हैं, भगवान को हम संबोधन कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, इसलिए संबोधन इस प्रश्न का आंसर होगा। और VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तालु, दंत, ओष्ठ या कंठ। देखिए क से शुरू होता है इसीलिए कंठ इस प्रश्न का आंसर होगा। क, ख, ग, घ और अंग ये सभी जो है कंठ से उच्चारित होते हैं इसलिए कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है और ये वर्ण जो है अंगा होता है, इया होता है, टवर्गीना होता है, न होता है और म होता है। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 2 या 5। तो इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होता है। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो नी देखिए आधा स है, आधा स है इसीलिए नी जोड़ फल हो जाएगा, नी जोड़ फल हो जाएगा, नी जोड़ फल होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द इसमें से नूपुर कौन सा शुद्ध शब्द है। तो नूपुर जो है ऑप्शन सी, ये नूपुर जो है वो शुद्ध शब्द है। नूपुर यानी पायल का शुद्ध रूप होता है नूपुर। नूपुर जो है वो शुद्ध शब्द होगा। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। जाति, भाव, व्यक्ति या द्रव्य। तो देखिए सोमवार जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। सोमवार एक विशेष दिन का नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। तो शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। संज्ञा शब्दों की जाति को लिंग कहा जाता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। दिवाकर, मारीची, चंद्र या रवि। तो इसमें से देखिए दिवाकर भी होता है, रवि भी होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों जो है दिवाकर और रवि दोनों सूरज के पर्यायवाची शब्द होता है। कवि शब्द के स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवि शब्द के स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो कवित्री कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। वाक्य से अलग रहने पर शब्दों को क्या कहा जाता है। वाक्य से अलग रहने पर शब्दों को क्या कहते हैं। शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं या अवयव कहा जाता है। तो वाक्य से अलग रहने पर शब्दों को पद कहा जाता है। पद अलग रहने वाले शब्दों को पद कहा जाता है।
तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तनुज। तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तनुज, तनुजी, तनुजा, तनुनी या तनुत्री। तो देखिए तनुज का स्त्रीलिंग रूप होता है तनुजा। तनुजा तनुज का स्त्रीलिंग रूप होता है और तनुज मीन्स होता है पुत्र और उसका स्त्रीलिंग रूप होगा तनुजा। दौलत शब्द किस लिंग का है? दौलत शब्द किस लिंग का है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। तो दौलत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। दौलत स्त्रीलिंग है। दौलत शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। कलम शब्द की संज्ञा का उदाहरण है? कलम शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। देखिए कलम जो है वो जातिवाचक संज्ञा का कलम उदाहरण है। कलम एक वस्तु की जाति को दर्शाता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें से पूर्ण विराम चिन्ह ऑप्शन सी पूर्ण विराम चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? तो इसमें से देखिए वहाँ पर शुद्ध शब्द नूपुर हुआ था। नूपुर देखिए ये तो शुद्ध है। प्राप्ति, देखिए प्राप्ति, प्राप्ति जो है ये गलती है। यहाँ पर प्राप्ति ऐसे लिखा था, प्राप्ति ऐसे लिखा है, इसलिए प्राप्ति जो है वो अशुद्ध रूप होता है। संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा सम जोड़ यम। सम जोड़ यम संयम का संधि विच्छेद होगा। ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, दंत है, तालु है या मूर्धा है? तो कवर्ग का कंठ से होता है, लेकिन ड से टठर में ड आता है, तो ये सभी जो है वो मूर्धा से संबंधित है। तो ड मूर्धन व्यंजन है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? क, प, स या ग। तो ऊष्म व्यंजन कहे तो तालाबी स जो है वो ऊष्म व्यंजन है। देखिए ऊष्म व्यंजन जो होता है तालाबी स होता है, दंत मूर्धनी स होता है, दंती स होता है और ह होता है। ये सभी ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। अ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? अ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो देखिए ये जो है दीर्घ वर्ण का अ वर्ण उदाहरण है। यह किस प्रकार का व्यंजन है? यह किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, अंतस्थ, उष्म या महाप्राण। तो यह जो है वो अंतस्थ प्रकार का व्यंजन है। देखिए अंतस्थ प्रकार का व्यंजन जो होता है य, र, ल, व, ये सभी अंत्यस्थ प्रकार का व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के या आधुनिक? तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? एक व्यापारी था, एक किसान था, एक मजदूर था या एक सिपाही था? तो पोल्हू राम जो था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि पोल्हू राम जो था एक सिपाही था। पोल्हू राम एक सिपाही था। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या लाला लाजपत राय? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जवाब देना है कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? महादेव गोविंद रानाडे, उमा शंकर दीक्षित, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा गया था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में या 1908 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में? तो रामधारी सिंह का जन्म ये VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग को जरूर याद कर लेना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता
कब प्रकाशित हुई थी? आंसर होगा दिनकर जी की पहली कविता जो है 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वे अपने अंतिम दिनों में किसने नृत्य की भी साधना की थी? अंतिम दिनों में किसने नृत्य की भी साधना की थी? आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जीवन के अंतिम दिनों में नृत्य की साधना भी की थी। अगेर जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगेर जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी के बाद अगेर जी ने नियमित लेखन का शुरुआत किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किसका भूमिका रही थी? देखिए, उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किसकी भूमिका रही थी? देखिए, अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगे। यही जो हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में भूमिका इनका रहा था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? अमेठी में, जायस में, देखिए बनारस में या दिल्ली में? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म, देखिए जायसी लगा हुआ है इसीलिए इनका जन्म जो है वो जायस में हुआ था। और ये सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म उत्तर प्रदेश के जायस में हुआ था। जागिए ब्रज राजकुंवर केवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस कविता के है? जागिए ब्रजराज कुंवर कुंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति जो है वो पद सूरदास की है। हनुमान बाहु के नामक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहु के नामक रचना कितने छंदों की है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। 44, 52, 60 या 84? तो हनुमान बाहुक नामक रचना के छंद जो है वो 44 है। 44 से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और हनुमान बाहुक जो है वो तुलसीदास की रचना है जिसमें 44 छंद है। तुलसीदास क्या पहनते थे? तुलसीदास क्या पहनते थे? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। धोती पहनते थे, कॉपिन पहनते थे, जनेऊ पहनते थे या कंबल पहनते थे? तो तुलसीदास सादा जीवन जीते थे और कॉपिन पहनते थे। तो कॉपिन इस प्रश्न का आंसर होगा। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका भी आंसर होगा 1570 ईस्वी में नाभादास का जन्म हुआ था। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छय्यप हैं? भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छय्यप हैं? 252 हैं, 300 हैं, 310 हैं या 316 हैं? तो देखिए, भक्तमाल शीर्षक रचना में टोटल 316 छय्यप हैं। कविभूषण के पिता का नाम क्या था? कविभूषण के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी कविभूषण के पिता का नाम था। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है? शिवा बावनी शीर्षक रचना में कितने मुक्तकों को शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है? तो टोटल 52 वर्णनों को में 52 मुक्तकों की शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। बरीबाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बरीबाह शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्वत, नदी, बादल या आकाश? तो बरीबाह शब्द का अर्थ जो होता है वो बादल होता है। बरीबाह बादल होता है। प्रेम पथिक शीर्षक रचना का रचनाकार कौन है? प्रेम पथिक शीर्षक रचना का रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और या जयशंकर प्रसाद? तो प्रेम पथिक शीर्षक रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद है। और ये प्रेम पथिक जो है इनका प्रसिद्ध काव्य रचना है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांडे क्या काम करता था? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांडे का क्या काम करता था? तो मलांडे जो है घोड़े की काठी बनाने में मलांडे का काम था। पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम में कितने फ्रैंक मिलते थे? देखिए, फ्रैंक जो है वो रुपया है, फ्रैंक जो है वो रुपया है। तो इसके अनुसार पेशगी शीर्षक कहानी के अनुसार कारमेन को प्रति माह 4000 फ्रैंक मिलते थे। दिमित्री चिरेया को क्या देखा था? दिमित्री चिरेया को क्या देखा था? नाच देखा था,
भाषण देखा था, नाटक देखा था या यात्रा देखा था? तो दिमित्री चेरयाको जो है वो नाच देखा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1995 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। अब और नहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? अब और नहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा अब और नहीं कविता संग्रह रचित है। जूठन पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? जूठन पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपया में बिकती थी? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 या 30 से 40? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। जूठक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपया में बिकती थी? तिरिच पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? तिरिच पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? तो नेपाली चौकीदार का नाम थापा था। थापा नेपाली चौकीदार का नाम था। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? तो सूरदास जो हैं वो ब्रज भाषा के महान कवि हैं। कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? पुत्री, मित्र या गोद? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कन्या शब्द का अर्थ होता है गोद। तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता का नाम तुलसी था। कमायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। VVI क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। कमायनी शीर्षक का महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1936 ईस्वी में कमायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन हुआ था, जो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कमायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, आधुनिक युग के या छायावाद के? जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि थे और ये छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? आंसर होगा तुम खाओ यह जो है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए चारों ऑप्शन को आप लोग को देख लेना है। किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी भेज दो, देखिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। किसी आदमी को भेज दो, देखिए ये सही हो सकता है। आगे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। किसी आदमी को भेज, देखिए ये गलत है। आदमी को किसी भेज दो, देखिए ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी किसी आदमी को भेज दो, यानी ये हमारा सही शुद्ध वाक्य हो गया। अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है? अग्नि शब्द का विलोम क्या होता है? वायु, पृथ्वी, जल या आकाश? तो अग्नि शब्द का विलोम जल होता है। जल इस प्रश्न का आंसर होगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो बेफिक्र होना घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ तो देते हैं पर पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? देखिए वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ तो देते हैं पर पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा पदबंध कहलाते हैं। पदबंध अधूरा अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है। धार्मिक शब्द का कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए लास्ट में जो लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो धर्म जोड़ ईक, धर्म जोड़ ईक जो होगा वो धार्मिक हो जाएगा, इसलिए ईक इस प्रश्न का आंसर होगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? तो रंग शब्द का विशेषण जो होगा वो रंगीला हो जाएगा। दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या होता है? दुराचार में उपसर्ग क्या होगा, यानी आगे का कौन सा शब्द लगेगा? तो दूर जोड़ आचार, दूर जोड़ आचार हो जाएगा दुराचार, इसीलिए दूर इस प्रश्न का आंसर होगा। 12वें रामायण शीर्षक रचना
किसकी है? बरवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? सूरदास की, तुलसीदास की, केशवदास की या नाभादास की? तो बरवे रामायण की रचना जो है वो तुलसीदास की है। कवि नाभादास की स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो नाभादास का जीवन वृंदावन से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इनका स्थायी निवास वृंदावन में था। विशाख शीर्षक नाटक किसके द्वारा रचित है? विशाख शीर्षक नाटक जो है किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश के द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा, भीष्म साहनी के द्वारा या जयशंकर प्रसाद के द्वारा? तो विशाख नामक जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना सभा की खेल है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, केदारनाथ सिंह को, नागार्जुन को या अघे को? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1917 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। वे और नहीं होंगे जो मर जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? वे और नहीं होंगे जो मर जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? आंसर होगा रघुवीर सहाय की रचना वे और नहीं होंगे जो मर जाएंगे शीर्षक रचना है। अधिनायक कविता में हरचरना कौन है? अधिनायक कविता में हरचरना कौन है? सैनिक, गरीब लड़का, किसान या मजदूर? तो हरचरना जो है वो गरीब लड़का है। निम्नलिखित में से कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल, केदारनाथ सिंह, अरुण कमल या अशोक वाजपेयी? कौन से कवि हुए जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे थे? आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे थे। और लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? आंसर होगा राजा रुद्र शाह के द्वारा कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी गई थी। तो बाबू आप लोग इस वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं इसी तरह और भी आप लोग के बीच वीडियो ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।